खड़ा होके आना ही नहीं। कुशल तो है ना भैया? आपका आशीर्वाद है भाभी। फिर मैं इतने दिनों से आपको का तो मैंने तक नहीं आ पाया। बधाई। अरे हाँ, सुभाष भैया की आईसीएस बन जाने की, पर वो तो अपनी रानी थी। नहीं भाभी नहीं, हमारे लिए ये कमजोरों की बात है। आईसीएस बनना कोई ऐसी खेल नहीं है। देश के हजारों युवकों का चरम स्वप्न है ये स्वर्ग यात्रा। लेकिन भैया, जिसके मन में अमेरिकी सरकार को खाल फैक्ट्री की गलत झड़प रही हो, वो भला कैसे उसी सरकार का गुलाम बन सकता है? इसका अर्थ है, क्या आपको उन्होंने अपने मन की बात लिखी? उनके लिखने की तो मत पूछो। उनके विचार अपने मन को छूने वाले होते हैं कि बार-बार पढ़ने का मन करता है। भैया, आपको भी तो मिले होंगे ना उनके पत्र? जी भाभी, एक तो कल ही मिला है। भाभी, तो लगता है वो भारी असमंजस में है। आईसीएस उसमें झूठा बन नहीं है। क्यों नहीं बनेगी? सुभाष जन्मजात दार्शनिक है। गीता का कर्मयोग उनकी प्रेरणा है। विवेकानंद का आत्मविश्वास उनके चिंतन का आधार है। सच है भाभी, सुभाष स्वयं कर्मयोग है। इन महापुरुषों के अध्यात्म में वे अपनी आत्मा को और भारत माता की मूर्ति के दर्शन खोजते हैं। अरे गांगुली माशे, आज किधर सूर्योदय हुआ है? प्रणाम शरद दादा, आपके भी दर्शन हो गए। मेरा अच्छा भाग्य। सुभाष साहब की बात हो रही थी। सुभाष की बात कहाँ नहीं होती बंधु, आज उसका अंतिम निर्णय भी मिल गया है। तो क्या? लिखा है चिंतन के सभी रास्ते बंद कर देश सेवा में कूद पड़ा। आशा है परिणाम शुभ होंगे। और आईसीएस की नौकरी? उससे क्या पत्र दे दिया है। मैं अभी देशबंधु महोदय से मिलकर आ रहा हूँ। लो। दादा, मैं जानता हूँ मैंने आप सबका दिल तोड़ा, बुजुर्गों की अवज्ञा की, लेकिन इस संकट की घड़ी में मेरी प्रार्थना है ये सब मेरे प्यारे देश की भलाई में समझ है। पिताश्री का आशीष मिल गया है। मातुश्री ने निर्देश दिया है कि मैं आदरणीय गांधी जी के साथ देश सेवा और स्वाधीनता संग्राम में सहर्ष भाग ले सकता हूँ। पढ़ो भैया, आगे पढ़ो। सबोर छोड़ने की होड़ लगी। सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, आसिफ अली, सभी ने अपने वकालत की आकाश चूमती आमदनी और प्रतिष्ठा का सहर्ष त्याग कर दिया। इस महान यज्ञ में मेरा ताप तो बहुत छोटा है। और अंत में अपनी अनाथ्या माँ की वंदना के स्वर भी अवश्य लिखे होंगे। उसके बिना उनका पत्र कैसे पूरा हो सकता है? लिखते हैं, हे भारत माता, आराध्य माँ, विश्वास कर, सुभाष आ रहा है। उसको संसार का कोई भी प्रलोभन नहीं रोक सकता। ये मेरे प्यारे हिंद देश, मेरा दृढ़ विश्वास है, दास्ता की जंजीर से तू शीघ्र मुक्त होगा। घर घर में आनंद की अविरत धारा फिर प्रवाहित होगी। वेद ऋचाए बुद्धि, सृष्टि महके, दिव्यताएं जिनकी, स्वाधीन आकाश के नीचे नए भारत का निर्माण होगा। सुभाष आ रहा है सुभाष। देश के हालात ठीक नहीं है। यही तो चिंता का विषय है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुंबई में गांधी से तुम्हारी भेंट कैसे रही? तो आपको ये भी पता है कि मुंबई में मैं उनसे मिल चुका हूँ। मेरा जहाज 16 जुलाई को मुंबई पहुंचा और उसी दिन मणिभवन जाकर मैं भी बाकी लोगों के साथ महात्मा जी से मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही मेरी बारी आई, मैं सीधा अंदर चला गया। क्या देखा वहाँ? एक दुबला पतला नंगा शरीर, कमर से घुटनों तक खादी की आदि होगी, ऊपर का बदन उहाड़ा। पहले दर्शन में मैं तो अभिभूत हो गया, लेकिन मैं शर्मिंदा था क्योंकि मैंने विदेशी कपड़े पहने हुए थे। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर विनम्र से कहा, आदरणीय, मैं क्षमा चाहता हूँ, सीधा इंग्लैंड से आपके पास आया। गांधी जी ने क्या कहा? एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ उन्होंने बैठने का इशारा किया और कहा, निसंकोच सहज होकर अपनी बात कहो प्रिय सुभाष। अब मेरा साहस कुछ बढ़ा तो मैंने कह दिया, आदरणीय, मैंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी।
देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ क्या करूँ। सुनकर क्या बोले? वे कहने लगे सत्येंद्र नाथ टैगोर आईसीएस की नौकरी पाने वाले पहले भारतीय थे और तुम ये नौकरी छोड़ने वाले पहले भारतीय हो। फिर बोले अच्छा बताओ मुझसे क्या चाहते हो? तो मैंने कह दिया आदरणीय, ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना, टैक्स नहीं देना, स्कूल कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, क्या ये सब देश को आजाद करवाता है? मैंने इतना सब कुछ कह दिया तो ये जरूर नाराज हो गए होंगे। नहीं दादा, इस पर भी वे नाराज नहीं हुए, बल्कि कहने लगे नौजवान, असहयोग से सत्ता तो पाई जा सकती है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए हिंसा से बड़ी ताकत अहिंसा में होती है, और फिर हिंसा तो सिर्फ हिंसा को जन्म देती है। और आजादी के बाद हमें देश के निर्माण की बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अति सुंदर। स्वाधीनता आंदोलन का पहला पाठ तुम्हारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। एक बात और दादा, अभी कुछ दिन पहले जब मैं जहाज पर था तो कवि गुरु रविंद्र से मेरी भेंट हो गई। उनका भी यही कहना था कि आंदोलन में तेजी आए बगैर आजादी का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। सुभाष ठीक ही कहा कवि गुरु ने। हम देख रहे हैं देश का वातावरण बहुत गर्म है, लोगों में भरपूर जोश भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश सरकार इतनी जल्दी जीत जाएगी। आपने ठीक कहा दादा, जनता संपूर्ण स्वतंत्र भारत का सपना देख रही है, वो और देर तक इंतजार नहीं करेगी। पहले ही जनता कई बार टूट चुकी है। तुम ठीक कहते हो। मुख्य बात एक ही है, हमें आजादी चाहिए, पूरी आजादी। और कांग्रेस, क्या मुझे कांग्रेस की सदस्यता लेनी चाहिए? तुम्हें कांग्रेस का सदस्य ही बनना चाहिए, क्योंकि आजादी के संघर्ष की लड़ाई में इस समय कांग्रेस ही पूरे देश में चेतना जगाने का एकमात्र मंच है। दादा, आपके विचार सचमुच सटीक और व्यावहारिक। लेकिन सुभाष एक बात हो, आदेश करें दादा। मैं सोचता हूँ महात्मा जी की छवि को कमाना भी हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि सत्ता सचमुच उनसे घबराती है। आपने ठीक कहा दादा, मैं भी उस महापुरुष की शक्ति को पहचानता हूँ, उनका नेतृत्व हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छा दादा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, प्रणाम। जाओ तुम विश्राम करो, और बाद बातें करेंगे। जी दादा। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। अत्याचार का बदला अत्याचार का बदला आजादी हमारा, आजादी हमारा। दीदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अत्याचार का बदला मेरे प्यारे और समर्पित भाइयों और बहनों, हम सब देख रहे हैं भारत माँ के लाडले पुत्र सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने कई वर्षों तक जेल में बंद कर दिया। वे कभी सिपाहियों से भी जुड़ते रहे हैं, लेकिन उनका इलाज कराने से दूर अंग्रेजी सरकार ने बेहोशी की हालत में बेरहमी से पिटाई गए। शर्म करो, शर्म करो, अजय तो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अजय तो शर्म करो। अन्याय सरकार का नाश हो, नाश हो, अन्याय सरकार का नाश हो, नाश हो। भाइयों, हमें गर्व है कि आज ब्रिटिश हुकूमत सर पर चढ़े गए, लेकिन हमारे प्रिय सुभाष ने संसद का भवन पर हमारी आन, बान और शान के तिरंगे झंडे को फहरा दिया है। हमने नेताजी से निवेदन करती हूँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दो शब्दों का महान मंत्र है वंदे मातरम। इसमें हमारी एकता की शक्ति है और आजादी का उल्लास छुपा है। मुझे गर्व है वर्मा की रिमांड जेल में हमारे देश के महान नेता लाला लाजपत राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कारावास भोगा था, वहाँ मुझे भी लंबे समय तक रहने का अवसर मिला। कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में मैंने महामना देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ 6 महीनों तक देश की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की शपथ ली। भाइयों बहनों, ये कुछ दिनों के कारावास हमारे मनोबल को नहीं हिला सकेंगे। मैं तो सपना देख रहा हूँ स्वाधीन भारत का सपना, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे स्वाधीन गणतंत्र का निर्माण भी हम लोग ही करें और उसका नियंत्रण भी हमारे हाथों में हो। वीर सुभाष आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वीर सुभाष आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। चलो मित्रों, अब हमें मैदान में पहुंचना है। विशाल जनसभा हो। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, अंग्रेजी सरकार का नाश हो, नाश हो, नाश हो, नाश हो। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। भारत माता की जय।
बहुत जरूरी है। देख रहा हूँ, और इन लोगों का जोश तो देखो, इतना भारी भीड़ को अगर फसल से रोकेगा, तो मामला बिगड़ सकता है। अच्छा, ये लोग सभा करेगा, जुलूस निकालेगा, पुलिस को क्या जवाब देगा? हम नहीं जानता। ठहरो, ये हिंदुस्तान का क्रांतिकारी है, इनको छेड़ना महंगा पड़ सकता है, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, इनको डरा कर भगा दो। चल! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मारो और मारो, मारते रहो, आवाज करेगा। मारो, हाँ मारो, मारो तुम सब लोग, अपनी माँ बहनों का खून बहाकर जश्न मनाओ तुम सब लोग दुष्टों। वाह रे गायरों, वाह! इस विरोधी सरकार के बहकावे में आकर अपने ही देश के निहत्थे बहनों भाइयों पर डंडे बरसाकर तुम सब लोग अपनी वीरता का दिखाते हैं। धिक्कार है तुम सब पर। मत भूलो तुम्हें दुर्दशा के दिन दूर नहीं, दुनिया वाले तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। वो सुभाष जी पूरी तरह से घायल हो गए। मिस्टर, तुमको गिरफ्तार किया जाता है, तुमने देश का कानून तोड़ा है। ले चलो। भारत माता की जय! लो, फिर वही हो रहा है जो ये निर्दयी सरकार हमेशा से करती आ रही है। अन्याय और अत्याचार जो खुद करती है और निर्दोष लोगों को सजा भी बड़ी देती है। लंबी कारावास हो जाएगी। भारत माता की जय! में गाड़ के लड़ाए जा दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है गाए जा, दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी। बिना ये चिंता किए कि अंग्रेज आगे बढ़ता जा रहा था। विरोध कैसा भी हो, भ्रम और आरोपों की भाषा कैसी भी हो, गंभीर, शांति और सहजता में लिपटे सुभाष के उत्तर सदा संतुलित होते। जुलाई 1927 में उन्होंने घोषणा की थी, वंदे मातरम गान से हमारा स्वाधीनता अभियान प्रारंभ हुआ था। इसी कारण आज हम माँ को इसी रूप में पुकार रहे हैं। दिसंबर 1928 के राजभाषा सम्मेलन में बोले, बंगाल को हिंदी विरोधी बताना भ्रामक है। हिंदी के लिए बंगालियों ने जितना काम किया है उतना हिंदी भाषियों ने भी शायद नहीं किया होगा। इसी प्रकार दिसंबर 1929 कांग्रेस अधिवेशन में आंशिक स्वराज के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा, कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी दर्जे से संतुष्ट नहीं होगी। अगस्त 1930 में सुभाष कलकत्ता महानगर के मेयर चुने गए। इससे पहले 26 जनवरी को उन्होंने स्वाधीनता दिवस के जुलूस का नेतृत्व भी किया। पुलिस की अंधाधुंध लाठियों से शरीर लहूलुहान हो गया, हाथ की 2 उंगलियां टूट गई, जेल में डाल दिए गए, वहां क्षय रोग से घिर गए, पर जेल में भी संघर्ष जारी रहा। जेल से छूटे तो शरीर भले ही कमजोर हो गया, आंखों के नीचे काली छाया पड़ गई, लेकिन अब की बार लोगों ने उन्हें क्रांतिकारी वेश में ही देखा। आनंद सागर में आज ज्वार आया है। सब जन पतवार थाम कर बैठे हैं। खेते चलो अनथक, बोझ कितना भी हो, दुख भरी नाव पार उतारो। लहरों पर तैर कर जाएंगे, प्राण जाए तो जाने। आनंद सागर में आज ज्वार आया। गुलामी सबसे बड़ा अभिशाप,
तो चुपचाप उसे सहना उससे भी बड़ा अपराध है। दुनिया युद्ध की त्रासदी झेल रही, विश्व के बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे। काश इस अवसर का लाभ उठाकर देश में असहयोग आंदोलन छेड़ा जाता है तो ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता। उफ, ये कैसा उपहास है महात्मा जी, समझना क्यों नहीं चाहते? ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी है, उसे हम कितना भी सहयोग क्यों न करें, वो सीधे सीधा सत्ता नहीं सौंपेगी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होकर ही हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार हमसे तोमा के दूर की देखे तो उनके संपूर्ण विश्वास करके दुविधा रूप करी थी। हमारा श्रेष्ठ केवल और महेंद्र है। हाँ सुभाष, मेरे साथ दादा महेंद्र घोष भी है। सुसला मैं उन्हें कवि गुरु रविंद्रनाथ के उस पत्र की पंक्तियां सुना रहा था जो उन्होंने आपको लिखी थी। बंगाली कवि आसी बांग्लादेश शहर है तो उनके देश नायकर पदे वर्णी करी। गुरुदेव ने तुम्हें बिल्कुल ठीक उपाधि दी है सुभाष। देश नायक, राष्ट्र नायक, जनता के प्रिय नेता। गुरुदेव का चिंतन सदा राष्ट्र हित से प्रेरित रहा है। कविगुरु महान, उनके हृदय में भारत माता के लिए असीम प्रेम, और प्रेम क्यों, भारत माता के हर सपूत के लिए उनका प्रेम उमड़ता है। हाँ दादा, सौदपुर कांग्रेस के बाद उन्होंने महात्मा जी को लिखा था। कांग्रेस में आधुनिक विचार वाले दो ही व्यक्ति हैं, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के हाथों में राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर सौंप देने में देश की भलाई है। यही तो समस्या है। दोनों की दिशा एक है, पथ भी एक है, लेकिन विचार अलग है। और मतभेद तो इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। मतभेद होना बुरा नहीं है दादा, और फिर एक दूसरे को मिटाकर हम आजादी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सुभाष, गांधी जी तुम्हारे कामों को अराजकता बताते हैं। यहाँ तक कि हरिजन में लिखते हैं कि देश का सर्वनाश निकट है। और क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस आपको किसी न किसी बहाने जेल के अंदर ही बंद देखना चाहती है? अरे अपने विचारों का स्तर इतना नीचे मत गिराओ। कांग्रेस को भले ही समाज की जरूरत ना हो, लेकिन देश की अखंडता को, आजादी के सपने को, सांप्रदायिक सद्भाव और ब्रिटिश सरकार के साथ तालमेल को गांधी जी की बहुत जरूरत है। एक बार सुभाष नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गांधी जी नहीं रहे तो आजादी पाकर भी भारत की जनता आजादी के सुख से वंचित रह जाएगी। आप सचमुच महान है सुभाष दा, लेकिन यहाँ आने के कुछ दिन पहले तो आप उनसे मिलकर आए थे, तो क्या उन्होंने आपकी बात नहीं मानी? नहीं, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि ब्रिटिश सरकार पर आक्रमण से अगर सफलता मिलती है तो हमें बधाई देने वाले वो सबसे पहले भारतीय होंगे। तो क्या आक्रमण ठंडे बस्ते में? यहाँ पड़े पड़े आक्रमण संभव भी तो नहीं है दादा। जेल से तो आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आप केंद्र विधानमंडल के सदस्य जो चुन लिए गए हैं, और मंडल के अधिवेशन में भाग लेने के लिए तो आपको मुक्त करना ही पड़ेगा। मिस्टर सुभाष किसको मुक्त कराना मांगता है? मुक्त तो मेरे देश को अंग्रेजों के चंगुल से होना है जनरल साहब। फिलहाल तो मैं अपनी मुक्ति की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी मुक्ति कैसे पॉसिबल है मिस्टर बॉस? क्यों? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन को अटेंड करने के लिए क्या आपकी सरकार मुझे रिहाई करेगी? तुम्हारा एप्लीकेशन ऊपर गया था, बट मिस्टर बॉस, ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में धूल डालना इतना आसान नहीं है। हमारी सरकार तुम्हारा चालाकी अच्छी तरह समझता है। यानी विधानमंडल के अधिवेशन के लिए भी मुझे नहीं जाने देंगे? बिल्कुल नहीं मिस्टर। तुम रविंद्र घोष हूं मैं, आप ही की जेल का एक बंदी। जो भी हो, कान खोल कर सुन लो। मिस्टर सुभाष बहुत ही खतरनाक आदमी है, सरकार इसे कभी नहीं छोड़ेगा। लो, पढ़ लो। सरकार ने सुभाष की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। मिस्टर बॉस, आपके लिए एक खुशखबरी और है। मुझे अब कुछ और नहीं सुना है मिस्टर जेलर, आप जा सकते हैं। लेकिन सुनना पड़ेगा। सरकारी हुक्म है, हम तुमको जरूर सुनेंगे। मैंने कहा ना। नाराज क्यों होता है ग्रेट मैन? मेरी सरकार ने तुम्हारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैजुअल बना दिया है और साथ में दफा 36 में जोड़ दिया है, ताकि किसी न किसी बार तुमको जेल में बंद रखा जा सके जब तक सरकार चाहे। बरसो बरस। अब तो खुश हो तुम, देखा मेरी सरकार कितना दयालु है। तुम लोग इधर कैसे आ गया? इधर मीटिंग नहीं चलेगा। जाओ अपना अपना बैरक में लौट जाओ, जल्दी करो। अरे साहब, हम तो क्या सुबह घूमते हुए इधर आ गए थे और सुभाष के साथ ये सीढ़ी देखने में मशगूल हो गए। जी वो हम लोग बस जा ही रहे थे कि आप आ गए। हम बहुत सख्त आदमी हैं, डिसिप्लिन तोड़ने को बर्दाश्त नहीं करेगा। होल्ड अप। जरा
ये क्रांतिकारी बड़ा जानी मोटा है, इनको इकट्ठा मत करो। अब क्या होगा? सरकार तो निर्लज और क्रूर हो गई है। चिंता मत करो मनीष, सुभाष पर हमें पूरा विश्वास है। वो अवश्य ही कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेगा। कोई ना कोई उपाय तो खोजना ही होगा दादा। यहाँ सड़ कर मरने से तो अच्छा है कि कोई बड़ा काम। सुभाष, बड़ा काम? क्यों ना गांधी का टोटका आजमाए, जैसे कि अनशन सत्याग्रह। हाँ सुभाष, एक बार पहले भी तुम अनशन का असर देख चुके हो। हाँ दादा, शायद यहीं से कोई रास्ता दिखाई दे। अवश्य मिलेगा, वरना यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। और वैसे भी सरकार युद्ध समाप्त होने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एक बात और, सरकार अनशन और सत्याग्रह से वैसे भी घबराती है। देश और विदेश में पहले ही बदनाम है सरकार, इसलिए तुम निर्णय भी लेती है। दादा, मनींद्र काफी समझदार हो गया है, दूर की सोचता है। आखिर चेला किसका है? चलो मनींद्र, वरना वो फिरंगी गुलाम फिर से आ जाएगा। आ गया सुभाष का सुरसलाम। सुरसलाम। विदेशी और प्रवासी भारतीय मित्रों से जो शक्ति और सहयोग मिला वो कब काम आएगा? द इंडियन स्ट्रगल किताब ने पश्चिम की दुनिया में भी तहलका मचा दिया था। संडे टाइम्स, डेली हेराल्ड जैसे अखबारों ने भी मेरे विचारों को मेरा मार्ग सही है। स्वामी जी, आपने सच ही कहा था, दुखों के सागर से ही पुरुषार्थ जन्म लेता है। सारे संघर्षों को झेल कर ही जीवन में विजय प्राप्त होती है। तो फिर मुझे डर कैसा? मन में निराशा क्यों? उठो सुभाष, आगे बढ़ो, लक्ष्य सामने है, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। आइए डॉक्टर मचान, स्वागत है आपका। भाई वाह, बिना देखे ही पहचानने की हम आए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है डॉक्टर मचान, दरवाजे पर जो ही दस्तक होती है हमारा ध्यान भंग हो जाता है। तब तो मैं आपके पास न करने का दोषी हुआ, मुझे बात करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर, चिंतन मनन ही क्या, यहाँ तो रात की नींद हराम करने वाले निशाचर और भी बहुत है। आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे सुभाष बाबू, कहीं हमारी ब्रिटिश सरकार तो मेहरबान नहीं होगी आपके ऊपर? वो कभी नहीं होने वाली। आपकी सरकार का वध चले तो मुझे अडवान की काल कोठरी में डाल दे। आइए, कीजिए जांच और बताइए आपकी सरकार को कि अब मैं आप कितने दिनों का मेहमान हूँ। ऐसा तो ना करें सुभाष बाबू, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। लेकिन क्या डॉक्टर? मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, आपका शरीर पूरी तरह बिगड़ चुका है, इसको पूरा आराम चाहिए और मिलना जुलना भी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन समाप्त, यही ना। लेकिन डॉक्टर, मेरा चिंतन मनन जिसे टेंशन कहते हैं वही तो मेरे मन की शक्ति है, और मिलना जुलना एकमात्र वही तो मेरे जीने का सहारा है। आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। पिछले 10 सालों से आपका शरीर अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों और घातक बीमारियों को सहन करता हुआ आज भी बिना पुनवा का दाता बनकर रह गया है। आप खुद भी लापरवाह हैं। आखिर क्या सोच रखाया आपने? सिर्फ एक ही सोच, इस जेल से मुक्त होना चाहता हूँ मेरे देश की आजादी के लिए। वो असंभव है। आपके स्वास्थ्य की जो रिपोर्ट मैंने सरकार को भेजी थी, उसे देखकर तो बड़े से बड़े अपराधी को भी जेल से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी होता है। लेकिन आपकी सरकार सोचती है कि अगर मुझे जेल से रिहा किया गया तो उसका तख्ता पलटते देर नहीं लगी, यही ना? देश के कोने कोने में आप कितने लोकप्रिय हैं, सरकार अच्छी तरह जानती है, वो कोई गलती नहीं करेगी। और अगर मैं जेल में ही मर गया तो? ये तो अंग्रेजी सरकार कभी नहीं चाहेगी। आपका जिंदा रहना और जेल में बंद रहना दोनों ही उसके लिए बहुत जरूरी है। वो आपको मरने भी नहीं देगी। तब तो मुझे जेल में ही प्राण त्यागने की तैयारी करनी चाहिए, ताकि इस नारकीय जीवन से छुटकारा मिलने के साथ मेरे देश को नई ऊर्जा मिल सके। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये आपका सोचने लगे मिस्टर सुभाष? अब सिर्फ एक ही निर्णय है डॉक्टर, या तो मुझे जेल से रिहा करो, नहीं तो मैं जीवित रहने से इनकार करता हूँ। सत्याग्रह, अनशन, कहीं ऐसा वैसा तो नहीं करना चाहते हैं आप? बस वही समझ लीजिए, मैंने आपकी सरकार को पत्र लिख दिया है कि 27 नवंबर से अनशन शुरू कर रहा हूँ, और अगर जेल से मुक्ति नहीं मिली
तो यह अनशन मेरे मरने तक चलेगा। लेकिन ये तो आत्मघाती रास्ता है। आत्मघाती नहीं डॉक्टर, एक जागृत आत्मा की आवाज। आज मुझे मरना ही चाहिए ताकि मेरा महान देश जीवित रह सके, स्वतंत्र बन सके। लेकिन बलपूर्वक आपका अनशन छुड़वाया जाए तो उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। मैंने आपकी सरकार को आगाह कर दिया है, वो मेरे अनशन में बाधा न डाले और मुझे शांति से प्राण त्याग दे। मैं सोचता हूँ आपका शरीर इस कठोर अनशन का बोझ ज्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ ताकि मेरे देश की आजादी का दिन बहुत पास आ जाए। सुभाष बाबू, आप मौत को गले लगाना चाहते हैं। मैं खुद आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, लेकिन आपको कैसे समझाऊं कि अंग्रेजी सरकार निर्दयी, जड़ जीती और हिंसक होती है। जैसे उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी, वो जोर का हिसाब किताब को डसना नहीं भूलेगी। डॉक्टर पंचानन, आप तो बोला था सुभाष 1-2 दिन का मेहमान है। वो एकदम सही था जेलर साहब। अब उसके शरीर में प्राण के अलावा कुछ भी तो नहीं है। भगवान है, वो दिन भर में थोड़ा सा नमक का पानी लेता है, फिर भी उसे कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। कहीं रात को तो नहीं खाता है चुपके चुपके? वो कैसे संभव है श्रीमान? कौन खिलाएगा उसे रात को? शायद आप नहीं जानते जेलर साहब, मन और आत्मा की ताकत बड़ी जबरदस्त होती है। उसके आगे शरीर का स्वस्थ होना भी जरूरी नहीं होता। ये कैसे होता है? आप सुभाष को देख रहे हैं ना, 2-3 दिन के उपवास में उसका चेहरा कैसे दमकने लगा है और शरीर में फुर्ती आ गई है। ऐसा लगता है मानो ईश्वर ने उसके बीमार शरीर में फिर से नई ताकत भरती हो। वो हमने देखा, उधर देखो, सुभाष इधर ही आ रहा है। ओह, कैसी मस्त चाल है, साक्षात स्वामी विवेकानंद जैसी। क्या बोला? मैं देख रहा हूँ सर, सुभाष ने अपने सही प्रपंच से मुंह मोड़ लिया है। शायद उसने आजादी की लड़ाई से भी मुंह मोड़ लिया है। अब उसको केवल अपने आत्मा के उद्धार की चिंता है। अरे सचमुच। ओह मिस्टर बॉस, अब कैसा है तुम? हम बहुत खुश हुआ, तुम महात्मा बन गया। अब तुमको ये उपवास का झमेला खत्म कर देना चाहिए। तुम्हारा जिंदगी बहुत ही प्रेशियस है मिस्टर सुभाष चंद्र। वो मैं जानता हूँ मिस्टर जेलर। फिलहाल तो आप ये बताएं कि मेरे दूसरे पत्र का आपकी सरकार ने क्या जवाब भेजा? जवाब ही तो नहीं भेजा, लेकिन तुम्हारा उपवास को सरकार सुसाइड मानता है, इसलिए इसको तोड़ दो और अब तो तुम ऐसे बहुत बड़ा महात्मा बन गया है। आपके सलाह के लिए शुक्रिया मिस्टर जेलर, लेकिन वो संभव नहीं हो सकेगा। और सुनिए, नमक का पानी जो मैं लेता था वो भी कल से छोड़ रहा हूँ। शायद इससे आपकी सरकार को थोड़ी सद्बुद्धि आ सके। आपने देखा श्रीमान, सुभाष को अपने जीवन की रत्ती भर की चिंता नहीं है। शहीद होने की ठान लिए मन में शायद। तुम सच बोलता है। इधर देखो, सुभाष ने सरकार को जो लेटर भेजा इसमें क्या लिखा है? इनमें से एक लेटर तो सुभाष का राजनीतिक वसीयतनामा है। ये क्या होता है? सुभाष का पॉलिटिकल विल। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। पढ़कर सुनो। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस संसार की हर चीज नष्ट हो जाती है, लेकिन विचार और आदर्श कभी नष्ट नहीं होते। कोई व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वही विचार हजारों लोगों में अवतार ले लेता है। तो फिर इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि कोई अपने ही सिद्धांत की खातिर जीता है और मर जाता है। ये तो कोई डेथ का फिलोसफी मालूम होता है, बट है बहुत ग्रेट। और भी लेटर है इसमें, पढ़ो। आमार मध्य जाति मूल्यवान की जो थाके दते आमार मृत्यु आमार देश की मानवता क्षतिग्रस्त है बिना। हम तो कुछ नहीं समझा। लिखा है, अगर मेरे अंदर कुछ मूल्यवान है तो मेरी मृत्यु के बाद मेरे देश और मानवता को कोई हानि नहीं होगी। अगर ईश्वर ने चाहा तो उसे लोगों को नैतिक बल मिलेगा, क्योंकि किसी का जीवन लेने की अपेक्षा खुद की इच्छा से बलिदान करना सबसे बड़ा आत्मत्याग है। ये कैसा मुसीबत है? चलो डॉक्टर, सरकार को अब जल्दी से रिपोर्ट भेजना जरूरी हो गया है। रिपोर्ट क्या लिखेंगे आप उसमें? यही कि सुभाष बहुत बड़ा सन्यासी बन गया है, इससे ब्रिटिश सरकार को कोई खतरा नहीं है। और यदि सुभाष को जल्दी नहीं छोड़ा गया, वो जेल में मर सकता है। बिल्कुल सही सोचा आपने सर। चलिए जल्दी कीजिए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো।
होगा देखा जाएगा, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। बोझ कितना हो मुश्किलों का मगर ना झुका है ना झुक सकेगा ये सर, जिंदा फिर भी रहेगा मेरा ज़मीन, जिस्म को मौत भी आ जाए अगर, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा, तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी तोड़ना सुनेंगे जो भी तोड़ना क्या मेरा तुम्हारे कक्ष में आना मना है? अंग्रेजी सरकार ने तुम्हें घर नहीं पैदा कर दिया है, लेकिन तुमने तो अपने आप को दुनिया से ही दूर कर लिया है। अपने लाडले देवर से क्यों नाराज लोग भाभी माँ? यहाँ बैठिए। जेल से छूट कर आए थे, तुमने तो याद तक नहीं किया। तुम्हारे बारे में जानकारी भी अब हमें अखबारों से मिलती है। तुम्हारे पास डॉक्टर आ सकते हैं, खुफिया पुलिस आ सकती है, लेकिन घर के लोग नहीं आ सकते। ये कैसी नजरबंदी है? मेरी भूल नहीं पहुँची थी, मुझे क्षमा कर दो। देख रही हूँ, तुम्हारी बोलचाल भी अब सन्यासियों जैसी हो गई। संसार से मुँह क्या मोड़ा, अपना वो ही भूल गए। सगे संबंधियों का मोह बहुत बड़ा बंधन होता है भाभी माँ, इसलिए मैंने सभी को कक्ष के बाहर ही रोक दिया है। किसी से भी मिलने का अर्थ होता है अनुष्ठान में बाधा। अब बैठेगा नहीं? चिढ़ाओ मत। मैं इस बारे में तुम्हारे बाबा से भी बात कर चुकी हूँ। उन्होंने भी माना है। सुभाष देश को इस हालत में छोड़कर पलायन कर ही नहीं सकता। आत्मलीन होना तो बहुत दूर की बात है। क्या संन्यास पलायन होता है बहू दीदी? और नहीं तो पूरा देश युद्ध की आग में जल रहा है। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा रखा है। स्वाधीनता आंदोलन सोया पड़ा है और तुम सन्यासी बातें करते हो। ये कायदापूर्ण पलायन नहीं तो और क्या है? मैं इन सब बातों को जानकर भी नहीं जानना चाहता भाभी माँ। मेरा मन केवल माँ की आराधना में ही लगा है। कौन सी माँ? काली माँ, भारत माँ या अन्य और कोई माँ? काली माँ ही तो भारत माँ है बहू दीदी। भारत माँ के बगैर हमारे होने का अर्थ ही क्या है? तो क्या तुम ये नहीं जानते? पूरे देश की आंखें केवल तुम पर टिकी हैं। तुम्हारे अनुष्ठान की लंबी अवधि युवा शक्ति के मन में घोर निराशा के बीज बो रही है। बस भाभी माँ बस, भरोसा रखें। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि सुभाष कभी भी पलायनवादी नहीं बन सकता। हमें अपनी मोह ममता को वश में रखना ही होगा। आप देख रही हैं, घर के भीतर तक 50-50 आके दिन रात ताका ताकी कर रही। चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती। अब आप जाए, मेरी पूजा का समय हो रहा है। माँ काली तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। हाँ, हम जानते हैं। आज की डाक दीजिए, मैं पढ़ना शुरू करूं। नहीं ना, अब कोई डाक नहीं। ना कुछ लिखेंगे, ना कुछ सुनेंगे और ना ही किसी से मिलेंगे। लेकिन काकू, ये तो कोई नई बात नहीं है। समाचार पत्र भी रोज यही बात कह रहे हैं कि सुभाष आत्म साधना में लीन है। अब वो काली माँ के परम भक्त बन गए हैं, किसी से मिलते तक नहीं। ये सब तो अखबारी खबरें हैं ना, देखती नहीं। घर के भीतर तक
50-50 आके दिन रात ताका-झाकी कर रही है। लेकिन काकू, अब तो सबको विश्वास हो ही गया है कि पूरी तरह साधन में लिए हैं। पुलिस भी ज्यादा टोका-टाकी नहीं करती। कल ही डीएसपी इधर कह रहे थे ब्रिटिश सरकार संतुष्ट है कि सुभाष उसके रास्ते में हट गया है। ये सब माँ की कृपा है, वही हमें राह दिखाएंगे। लेकिन काकू, आगे का रास्ता बहुत कठिन है। क्या आप बाहर जाके अंग्रेजी सरकार को तुम्हारे ऊपर ठोकाएंगे? शायद तुम ठीक कहती हो बेटा। आगे का रास्ता कांटों से भरा है। एक आग का दरिया है, धधकता अग्निपथ। मैं खुद नहीं जानता आगे क्या होने वाला है, लेकिन आने वाले संकट से घबराकर चुप भी तो नहीं बैठा जा सकता। मिला, मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसे फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा। लेकिन काकू, मेरे मन में रह रहे के एक भय उत्पन्न हो रहा है। ऐसा भय? फिरंगी सरकार का जाल सारी दुनिया में फैला हुआ है। कहीं वो आपके मिला, भय भी मृत्यु ही है। मनुष्य को किसी से भी नहीं डरना चाहिए, मृत्यु से भी नहीं, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन होता ही है। तो फिर क्यों ना वो अपने इरादों की जिंदगी जिए। लीला, इधर आओ। आई माँ। प्रणाम काकू। चलो, क्या खबर शिशिर? काकू, हमारे पड़ोस वाली रूबिया खाला आपके दर्शन को आना चाहती है। रूबिया खाला? हाँ हाँ, वही बूढ़ी खाला जो आपको बचपन में खिलाती थी। अरे तो बुलाओ उन्हें जल्दी। जी काकू। अंदर आ जाइए खाला भी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बस आप हुक्म करें। क्या हुक्म मेरे आका, हम तो आपको यहाँ से निकालकर अपने वतन की ओर ले जाने के लिए हाजिर हुई है। बस तैयार रहिए। आप क्या चाहती हैं, मैं कुछ समझा नहीं। लो, खा गई ना धोखा, अब भी नहीं बेचा रहा मैं। लेकिन आप मेरे आला हजूर बंदे को अकबर शाह पठान कहते हैं। पेशावर फोर्ड ब्लॉक के नेता, हमारे निकट सहयोगी मियां अकबर शाह पठान, नौशेरा वाले। सुरसलाम से बात भाई। सुरसलाम। ओह भाईजान, आप, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ऋषि तो कह रहा था आपकी लंबी दाढ़ी मूंछें हैं और अंग्रेज गुप्तचरों से बचकर यहाँ पहुंचना संभव ही नहीं है। अरे वो तो हमने जब देखा कितना सख्त पहरा है तो एक बार के लिए हम भी चकरा गए थे, लेकिन इस शिशिर बंदे के आला दिमाग ने आखिर तरकीब निकाल ही ली। काकू, जो ही मैंने अकबर चाचा से कहा कि दाढ़ी मुझे थोड़ी परेशानी पैदा कर सकती है, तो एक पल नहीं सोचा। कहने लगे, प्यारे बंदे, अपने वतन की खातिर दाढ़ी मुझे तो क्या, हम तो सर्वे कटाने को तैयार हैं, और चेहरा सफाचक करवा लिया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? वतन की खातिर कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं होती भाईजान। हिंदुस्तान क्या मेरा वतन नहीं है? वाह पठान साहब वाह, आप जैसे सपूतों को पाकर भारत माँ धन्य हुई। आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है आज मुझे एक और सगा भाई मिल गया। आज हम 1 और 1 11 हो गए हैं। 1 और 1 11 नहीं भाईजान, 111 कहिए, 111, क्योंकि बंदा बकतराम भी यहाँ पहुंचा है। हाँ, शिशिर बता रहा था। आला हजूर, आपको चंगा देखकर मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। आपकी बीमारी की बात सुनकर हम तो हिम्मत ही हाथ दे रहे थे। सोच रहे थे कि हिंदुस्तान की आजादी अब सपना ही रह जाएगी। सारी मंसूबों में पानी फिरता नजर आ रहा था, लेकिन शुक्र है परवरदिगार का। ये सब उस परवरदिगार का ही चमत्कार है भाईजान, वरना सरकार ने तो मुझे अधमरा करने के बाद ही छोड़ा था, वो भी घर में नजरबंद रहने के लिए। खुदा नेक दिल इंसानों की जरूर मदद करता है, हम उसके एहसानमंद हैं, वही आगे भी हमारी जरूर मदद करेगा। काकू, काका बलराम कह रहे थे आपके मुकदमे की तारीख से पहले सीमा पार कर लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी संकट पैदा हो सकता है। यानी 27 जनवरी से पहले। शिशिर भाई ठीक बोलता है। और काकू, सीआईडी की वो फाइल मैंने अच्छी तरीके से देखकर वापस लौटा दी। आपके बारे में जो सूचनाएं मिली उसके अनुसार एक अनूठी योजना तैयार की है। कैसी योजना है? किसी एक रात को हम यहाँ से कार से निकलेंगे, आप पेशावर जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे, चाचा अकबर और भगतराम आपको पेशावर स्टेशन पर मिलेंगे, वही आपको काबुल में उठे रास्ते मॉस्को पहुँचाएंगे, जहाँ से आप जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुँचेंगे। और यहाँ से बाहर निकलने की योजना? वो भी तैयार है। काकू, आपकी दाढ़ी मुझे तो बढ़ी चुकी है, बस 2-4 दिनों में ही थोड़ी पठानी रहन सहन, पश्तो जबान का लहजा सीख लीजिए। थोड़ी पश्तो बोलने और समझने का अभ्यास बहुत जरूरी है। पर ये सब कौन सिखाएगा मुझे? इला सिखाएगी, और कौन? हमने उसको सबको समझा दिया है। आपको बीमा कंपनी का ट्रेवलिंग एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन बनना होगा। लेकिन पठानी और काबुली रहन सहन के बारे में इला क्या जानती है? वो सब जानती है। रविंद्र ठाकुर के काबुली वाला नाटक में वो अनेक बार पठान का रोल कर चुकी है। मैं खुद दंग रह गया जब उसने पठानी अंदाज में ओए लाले दी जान, बस सुनकर आनंद आ गया। बड़ा मजा आया, हमने भी सुना। वो सच में पठानी बंदे जैसा बोलती है, वो काबुल का रस्म रिवाज बहुत खूब जानती है। कमाल है, इला इतनी बड़ी आर्टिस्ट है। यही नहीं भाईजान,
बिटिया ने तो शेरवानी पैजामा भी सिलना शुरू कर दिया है। तो खालाजान कल फिर आइएगा। आप जा रही हैं खाला भी? तशरीफ लाने के लिए शुक्रिया। इतनी देर अपने पास बिठाया, इज्जत बख्शी। अल्लाह करे मुकरमा बरबर से आपके मन की मुराद पूरी तो फिर मुलाकात होगी। खुदा खुदा दादा, आप प्रणाम। और कब आए? यात्रा कैसी रही? बस तो सही हूँ, यात्रा अच्छी नहीं थी। फॉरवर्ड लोगों को विश्वास बन रहा है तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के वो तो दिख ही रहा है दादा। बड़े नेताओं की ठंडी राजनीति के कारण लोगों के मन में निराशा है। लगभग 1 महीने तक कई राज्यों में घूमकर मैंने ये महसूस किया कि अब तो लोग खुलकर जाति, राज्य और समाज के नाम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे देश के अच्छे भविष्य की उम्मीद करना ही बेकार। वही तो, पहले मुझे 3 सालों के लिए पार्टी से निकाला, फिर आपको भी 1 साल के लिए निकाल दिया। ये सब फॉरवर्ड ब्लॉक के बढ़ते कदमों का असर है दादा। दादा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे नेता स्वाधीनता आंदोलन को भुलाकर किसी भी तरह सत्ता पा लेना चाहते हैं। यही तो समस्या है। इस कठिन समय में भी अगर लोग एक साथ काम नहीं कर सकते तो फिर आजादी के बाद देश को क्या संभालेंगे? मुझे तो डर है बाद में खुशहाली के बजाय देश को कहीं बर्बादी का सामना न करना पड़ जाए। और दादा, महात्मा जी तो दूरदर्शी हैं, लोग तो उनकी बात भी मानते हैं। ये केवल वहम है। सब उनके चरणों तो छूते हैं लेकिन करते सब अपने मन की ही हैं, और खासकर हम लोगों से तो नाराजगी साफ दिखाई देती है। और दादा, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं तो अभी भी महात्मा जी को अपना आदर्श मानता हूँ। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि उनके बगैर आजादी का सपना अधूरा ही रहेगा। सुभाष, तुमसे ये सब सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। महात्मा जी का ये पत्र देखो दादा, प्रेसिडेंसी जेल से मुक्त होने के बाद मुझे मिला। प्रिय सुभाष, तुम स्वस्थ हो या अस्वस्थ लेकिन तुम हो अपराधी। मैं तुम्हारी लोकप्रियता अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे तुम्हारे बीच कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। आगे लिखा है, जब तक हम एक दूसरे से सहमत नहीं हो जाते तब तक हमें अलग अलग दिशाओं में ही चलना होगा, ये जानते हुए भी कि हमारी मंजिल एक ही है। देखा दादा, कितना अद्भुत आकर्षण है महात्मा जी के शब्दों में। इसका अत्यंत तानाशाही चीज सैद्धांतिक भावनात्मक दृष्टि से वो हमारे क्रांति पथ के समर्थक नहीं होते हुए भी वो हमारे एक शुभचिंतक की तरह हमें मन से चाहते हैं। दादा, इसलिए मैंने तय किया है देश की आजादी के लिए देश की सीमाओं के बाहर जाकर काम करो, क्योंकि यहाँ कई लोग कदम कदम पर रुकावटें उत्पन्न करेंगे। और मुझे पक्का यकीन है अंग्रेजों के दुश्मन देश भारत की मदद करने जरूर आ जाएंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? योजना बन चुकी है बाबा, बस आप ही का इंतजार था। लेकिन ब्रिटिश सरकार तो तुम्हारे पीछे हाथ होकर पड़ी है। उसकी आंखों में धूल झोंककर सीमा पार करने का संभव हो पाएगा? उसकी योजना भी बन चुकी है दादा। एक रात मुझे पठानी बीमा एजेंट के रूप में कार से रवाना होना है। बाद में डॉक्टर अशोक भैया के घर रात का विश्राम होगा, फिर दमोह स्टेशन पर काफू कार का मेल पकड़ेंगे। कार रोक चला काफू के रथ का साथ बनकर उनको उनकी मंजिल तक छोड़कर आऊंगा, जैसे गौतम बुद्ध को गलत के साथ वन में छोड़कर आए थे। लेकिन क्या बोलो बाबा, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी इस देश की क्रांति के महासंग्राम में पूरे समय कृष्ण की तरह काफू के साथ रहूं। आप कहिए ना काफू से वो मुझे अपने साथ ही रखें। देश को आजाद कराने की जो तड़प तुम्हारे मन में है वो हमसे छिपी नहीं। मेरे प्रति भी तुम्हारी आस्था बहुत गहरी है, लेकिन तुम जानते हो यहाँ दादा को, भाभी माँ को और उससे भी ज्यादा छोटी बहन इला को तुम्हारी जरूरत है। सुभाष की बात को गहराई से समझो शिष्य। अकेले सुभाष का एक सीमा पार करना मुश्किल लग रहा है। बाबा, काफू महान है। मेरा मन कहता है ये यात्रा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी साबित होगी। सच कहते हो तुमने क्या सोचा है सुभाष? दादा, आपका आशीर्वाद मिल गया, मैं धन्य हुआ। मैं जल्दी ही माँ की आराधना के लिए एकांतवास में जाऊंगा और फिर पूर्ण अज्ञातवास। खाना पीना मिलना जुलना दर्शन सब बंद। पर्दे के नीचे से भोजन की थाली अंदर जाएगी और खाली होकर लौट आएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। दादा, तुम अपने अभियान में सफलता प्राप्त करो। आपका और भाभी माँ का आशीर्वाद तो मेरे जीवन की अमूल्य धरोहर है। शिष्य, आज से बातचीत की जगह संकेत की भाषा ही हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगी। जी काकू।
देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा दो माँ। माँ, देश की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने का साहस मुझे भी दो। और मेरी प्रार्थना है कि हमारे सभी पुण्य कर्मों का फल भी आपको मिल जाए। अवश्य मिलेगा भाभी माँ। शिशिर आज रात को 9 बजे कार लेकर आना है। मंथन बिना उसी कार से उतरकर घर में आएगा। आप उसी कार से उसी वेश में घर से निकलेंगे। तथास्तु, ऐसा ही होगा। আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভুয়া বরণ গন্ধ না থাক ও তার গন্ধ না থাক যা আছে সে নয় রে ভুয়া বরণ মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন जेंटलमैन को अंदर आते देखा, लगने इमाम की लिबास में, चश्मा लगाए दाढ़ी वाला। कहाँ गया वो? कौन है? इधर तो कोई भी नहीं आया। आए हैं बाबा के दोस्त लखनऊ से चाचा जियाउद्दीन बीमा इंस्पेक्टर शायद उधर बाबा के पास होंगे मैं देखता हूँ। आज भी चाचा जी ने कुछ नहीं खाया। 2 दिन हो गए थे आज शाम को कुछ नहीं खाते। देखो लीला, कुछ कागज पत्र अवश्य होंगे। हाँ है, लिखा है कल से माँ के चरणों में मौन साधना से एक नई ऊर्जा मिली है। अब इसी तरह चलेगा। ये रहे मिस्टर एमजे बाबा के पुराने दोस्त बाबा से वर्षों बाद मिले थे खाना वाना खाकर जाएंगे। अरे, सभी तो देर रात है। मिस्टर आप बात ही कुछ ऐसी। मिस्टर सुभाष, सबसे सच में बहुत बड़े तपस्वी है। माँ काली के सच्चे भक्त हैं। इन्हें बड़े-बड़े सन्यासी महात्मा देखे। लेकिन ऐसा इंसान नहीं देखा जिसे अपने परिवार और संसार से हमने भी काफी को ध्यान साधना करते हुए देखा है वो सचमुच एक अलौकिक आत्मा है। मिस्टर धर आप भी तो ईश्वर को मानते होंगे। मानते हैं। पर हम यहाँ खुद ईश्वर का चमत्कार देख रहे हैं। ये देखिए चाचा ने आपके कल्याण के लिए पूजा कैसे दिया। धन्यवाद। सॉरी, मैं आपको मैं मोहम्मद जियाउद्दीन मिस्टर एमजेड आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, हम चलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। मिस्टर एमजेड आपको बेस्ट में कराती हूँ। माँ आप तो देखो शिशिर, कैसा लगता हूँ मैं? अरे वाह, पूरे पठानी काकू बन गए हो। काले रंग की शेरवानी, नीला पजामा, सिल्वर पे टोपी, लंबी गली दाढ़ी मूंछ और पैरों पे पंचू। वाह काकू, अंग्रेजी को मत तो क्या हम सारे घर वाले मिलकर भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। ओए लाले, क्या बोलती? हीरा बिटिया कमाल का बंदा है। ओ काकू, आप तो सच में कमाल के इंसान हैं। आपकी जिंदा दिली और हौसले को मेरा सलाम। ये सब तुम्हारे चमत्कार है मेरे बच्चों। चलो देरी मत करो। मरीज, ये पठान में उतारो और पूजा घर में जाकर लाल चादर ओढ़ो और बैठ जाओ। काकू, आपकी जापानी मांडर गाड़ी बाहर खड़ी है। उस पर एमजेड लिख दिया है। आपको मेन गेट से बाहर आकर गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठना है। आपका सारा सामान रख लिया है केवल गीता को छोड़कर। वो किस लिए? पठान गीता जो नहीं पढ़ते मिस्टर एमजेड। ओह, समझा। तुम काफी समझदार हो। अच्छा शिशिर, और कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई नहीं, सब कुछ ठीक है। कम से कम जासूसों को तो नाम मात्र भी शक नहीं है। उनके लिए तो आप ध्यान में लीन हो चुके हैं। बाबा के दोस्त मिस्टर एमजेड बाहर जा रहे हैं। कितनी देर में चलना होगा? ठीक 1 बजे यानी 10 मिनट बाद एलगेट रोड से लेंसडाउन और फिर हैरिसन रोड पार करते हुए हमारी गाड़ी हैरिसन रोड पे दौड़ रही होगी। माँ आपकी आत्मा को सफल बनाए। आप सबकी शुभकामनाएं लेकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मरीज को ठीक 10 दिन बाद यानी 26 जनवरी को मुक्त कर देना और मेरे गायब होने की घोषणा कर देना। तब तक मैं भारत की सीमाओं से बाहर जा चुका हूँ। वो सब हमें याद है काकू। आपके साधना कक्ष से रोजाना भोजन की खाली थाली का लौटना, माँ को सबका प्रसाद बांटना, ये सब कार्यक्रम इसी प्रकार चलते रहेंगे। हम ये प्रचार करते रहेंगे कि आप घोर तपस्या में हैं। तपस्या में बाधा ना पड़े, सब एकांतवास में। आशीर्वाद अब स्वतंत्र भारत की धरती पर ही मिलना होगा। अब मैं तुम्हारा काकू नहीं। सॉरी मिस्टर जियाउद्दीन साहब।
संघर्ष के अगले पड़ाव के लिए। कलकत्ता से पेशावर और काबुल की गुप्त यात्रा में हर कदम पर कष्टदायी कांटे बिछे थे। थोड़ी सी भी चूक अनर्थकारी हो सकती थी। लेकिन कलकत्ता छोड़ने से पहले भी कष्टों की गंगा में बहुत जल करवा कर लौटे तो नजरबंद कर लिए गए। फिर उन्हें यूरोप जाना पड़ा। रोम में भारतीय छात्रों से मिले, आयरलैंड में अनेक नेताओं से मिले, मुसोलिनी से भी भेंट हुई। सुश्री एमिली शेंकल के सहयोग से इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। अप्रैल 1936 में जब भारत आ रहे थे तो जहाज पर ही उन्हें बंदी बनाकर यरवदा जेल में डाल दिया गया। देश भर में रोष फैल गया। सारे देश में सुभाष दिवस मनाकर उनकी रिहाई की मांग की गई। जनवरी 1938 हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। उस समय उन्हें 106 डिग्री बुखार था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया जाए कि वो 6 माह के अंदर भारत को स्वतंत्र कर दे। मतभेद बढ़ने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक अलग दल बना लिया। अपने सिद्धांतों पर दृढ़ देश के एक वीर नेता के रूप में सुभाष की पहचान बनी। अक्टूबर 1939 में लखनऊ की विराट सभा में उन्होंने सिंह गर्जना की। आजादी मांगी नहीं जाती, ली जाती है और हम उसे प्राप्त करके ही दम लेंगे। 22 जून 1940 में बंबई जाकर उन्होंने वीर सावरकर से भेंट की। इससे पहले यूरोप में युद्ध छिड़ चुका था। सुभाष ने युद्ध का विरोध किया। उन्हें फिर नजरबंद कर दिया गया और अगले ही महीने कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में डाल दिया गया। दिसंबर 1940 में बीमार अवस्था में उन्हें छोड़ा गया। भारतीय सेना के प्रवासी जवानों, अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों, मेरा नाम आबिद हसन सफरानी है और मैं भी आप ही की तरह एक भारतीय हूँ। स्वतंत्र भारत केंद्र में मेरे कई साथी मौजूद हैं जो आप सभी का स्वागत करेंगे। श्री नाम्बियार जो एक नामी पत्रकार हैं और दूसरे साथी हैं अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी महात्मा गांधी के अनन्य भक्त श्री NG गणपुले। हमारे अलावा श्री अमर झा, श्री कांताराम, डॉक्टर मलिक, श्री हबीबुर रहमान और अनेक साथी इस सभा में मौजूद हैं। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी यहाँ और लेटो मकसूदा के निमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। हमने उन्हीं की ओर से स्वागत किया है। मैं और लेटो मकसूदा से निवेदन करूंगा कि वे सभा के सभापति के रूप में हमारा अभिवादन स्वीकार करें। भाइयों, हमारे सभापति से आप और हम खूब परिचित हैं। आज तक इनका नाम और लेटो मकसूदा का
करते रहे सम्राट श्री सुभाष चंद्र बोस है, जो 9 महीने पहले ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंक कर कलकत्ता से गायब हुए थे। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! भाइयों, अब राष्ट्रगान होगा और हम सब राष्ट्र ध्वज को सलामी देंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा सज्जन सागर विंध्य सुभागा जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! साथियों, आज मैं भारत माता की गौरव से हजारों मील दूर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आपके बीच खड़ा हूँ। मुझे खुशी है कि आज भारत माता को साक्षात्कार कर आप सबके सामने स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना हो रही है। इस अवसर पर मैं अपनी प्रतिज्ञा फिर से दोहराता हूँ, जब तक भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। हम सब प्रतिज्ञा करते हैं, देश के लिए मर मिटेंगे, आजादी लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। भाइयों, अभी हमने स्वतंत्रता के महानायक हमारे प्राण प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुना। हम भाग्यशाली है कि हमें भारत माता के इस महान सपूत के पास राष्ट्र सेवा की दीक्षा लेने का अवसर मिला है। सुभाष हमारे नेता हैं, हम उनके प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। और आज से हम हमारे नेता को सम्मान पूर्वक नेताजी कहकर ही पुकारेंगे। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। सुभाष चंद्र बोस, आगे बढ़ो। हम हमारे साथ हैं। भाइयों, कुछ देर पहले हमने एक मंत्र सुना था, जय हिंद। यह आप सबको कैसा लगा? अत्यंत सशक्त, अत्यंत मोहक, भारत की एकता का बीज मंत्र जैसा। सुनते ही मन व दिमाग में जैसे नई चेतना का जागरण हुआ हो। मुझे विश्वास है जय हिंद का यह मंत्र हर भारतवासी के मन को नई चेतना से भर देगा, जनता में नए प्राणों का संचार करेगा। यह हमारी विजय का अमर संदेश है। जय हिंद के 2 शब्दों में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की अथक साधना का रहस्य छुपा है। अब हम सबको, प्रत्येक भारतवासी को उठते बैठते, सोते जागते, आपस में मिलने पर अभिवादन के रूप में हमें जय हिंद का पवित्र उद्घोष दोहराते रहना है। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! हमें राष्ट्र नेता मिले, राष्ट्रगान मिला, राष्ट्र ध्वज मिला, राष्ट्रपिता में राष्ट्रीय संबोधन जय हिंदी मिला, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं मिली। भारत अनेक भाषाओं का विशाल राष्ट्र है, लेकिन हिंदी भाषा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबको आपस में जोड़ती है। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी भाषा प्रतिष्ठित होगी। भाइयों, आज हमारा मन खुशी से भरा हुआ है। ऐसा लगता है मानो भारत के राजनीतिक उद्धार के लिए एक निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें नेताजी जैसे महान सेनापति मिले हैं, उनका कुशल नेतृत्व मिला है। नेताजी ने हमें 5 अनमोल वरदान दिए हैं। जय हिंद का सशक्त, पावन व लोकप्रिय अभिवादन। तिरंगा झंडा के बीच छलांग लगाता आंखें अधिचिंतित रूप में अंकित है, जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम के प्रखरता का प्रतीक है। तीसरा वरदान है राष्ट्रगान, जो हमारी भारत माता की वंदना ही नहीं, हमारी एक सूत्रता का मृतगान है। चौथा वरदान है स्वाधीनता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन। और 5वां वरदान है राष्ट्रभाषा हिंदी। साथियों, फ्री इंडिया सेंटर को चलाने की जिम्मेदारी जिन कुशल और निष्ठावान लोगों ने लिए, वे आपके सामने। इस अवसर पर हम आदरणीय हर हिटलर और उनके सूचना विभाग के निदेशक डॉक्टर एडम वॉलब्रॉड और उनके सहयोगी मिस्टर अलेक्जेंडर बर्ग का भी आभार प्रकट करते हैं। उनके सौजन्य से जर्मनी के सूचना विभाग में भारत विभाग खोल दिया गया है। जर्मन सरकार ने हमारे इस विभाग को भारतीय दूतावास का दर्जा दिया है और उसके सभी सदस्यों को राजनीतिक कूटनीति की सभी सुविधाएं देना स्वीकार कर दिया है। अब आप सब मेरे साथ हमारा प्यारा नारा 3 बार दोहराएंगे, जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद!
सही है। और फटने तक तो नेताजी मुझे लिख कर देते जा रहे थे और मैं टाइप करता जा रहा था। सचमुच अद्भुत कार्य करता है। कॉफी पर कॉफी पीते हुए रात भर जागकर उन्होंने अंतरिम आजाद हिंद सरकार का घोषणा पत्र तैयार किया। सही है, वैसा हम नहीं कर सकते भाई, हमारे लिए इतना आसान नहीं है। घोषणा पत्र कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। सिर्फ भारतीय स्वाधीनता संग्राम की भावना का संकेत, साथ ही महापुरुष की जीवन साधना निचोड़ भी है। देखिए मिस्टर, अंतरिम आजाद हिंद सरकार का घोषणा पत्र सुनकर ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हमने तो चुने हुए लोगों को ही बुलाया था, और तो अभी से भर गया है। लोगों की भीड़ आती ही जा रही है। मिस्टर, लोगों का जोश तो उस दिन भी दिखाई दे रहा था जब 4 जुलाई को सिंगापुर के सलमान हवाई अड्डे पर जापानी विमान का दरवाजा खोलते ही नेताजी प्रकट हुए। आइए डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन। धन्यवाद आबिद भाई। सचमुच भारत की स्वाधीनता का सपना सच हो रहा है। लोगों का कहना है कि पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीयों ने जिस जोश और उल्लास के साथ नेताजी के आदेश का पालन किया, भारत के इतिहास में सन 1857 के बाद न कभी ऐसा देखा गया और न ही कभी सुना गया। लक्ष्मी कितनी देरी है कार्यक्रम महोदय, मैं वही तो बताने आई हूँ कि 10:30 बज गए। नेताजी और माननीय राज्यपाल जल्दी ही यहाँ पहुँच रहे। और हाँ, आपको सभा का संचालन करना है। आबिद भाई, आप जल्दी करो। डॉक्टर लक्ष्मी, अब उधर महिलाओं का मोर्चा संभालिए। जी। भाइयों, बहनों, नौजवानों और पड़ोसी देशों के अच्छे मित्रों, भारत माता के दो लाडले सपूत, महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और हमारे प्राण प्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ ही देर में हमारे बीच आ रहे हैं। आप गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अस्थायी भारत सरकार का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। इसलिए मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रार्थना करता हूँ, भारत सरकार के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वे अपने पद की शपथ ग्रहण करें। साथियों, आपने मुझ पर भरोसा कर मुझे एक भारी जिम्मेदारी दी है। मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि भारत के 38 करोड़ देशवासियों को आजाद कराने के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखूंगा। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! भाइयों, भारत सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अपनी आजाद हिंद सरकार का गठन कर दिया गया। अब ये अपने मंत्रियों को पद और निष्ठा की शपथ दिलाएंगे। मंत्रीगण कृपया आगे आए और शपथ ग्रहण करें। हम ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेते हैं कि भारत देश आजाद हिंद सरकार और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति निष्ठापूर्वक त्याग की भावना से अपने जीवन की आखिरी सांस तक स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपके महिलाओं की सब क्या नेताजी, हम ये सभी काम कर सकती हैं जो हमारे भाई लोग करते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि रेड क्रॉस डे के साथ साथ हमारी बहनों को भी सेना में शामिल कर दिया जाए। आजादी के लिए हम सब भी अपनी आहुति देने को तैयार हैं। आप ठीक कहती हैं कैप्टन लक्ष्मी। हमारी मातृशक्ति ने कभी भी किसी भी काम में कोई कमजोरी नहीं दिखाई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश का कोई भी समुदाय आजादी में अपना खून बहाने से वंचित न रह जाए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! हमारी बहनें देश पर मर मिटने को तैयार हैं नेताजी, बस आपके आदेश करके। तो समझो महिला रेजिमेंट की स्थापना हो गई। मैं घोषणा करता हूँ, महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट होगा। आजाद हिंद जिंदाबाद! आजाद हिंद जिंदाबाद! वीरांगना झांसी की रानी अमर रहे, अमर रहे! जो भी बहनें इस रेजिमेंट में भर्ती होना चाहती हैं, वो आकर इस कागज पर अपना नाम ये केवल औपचारिक स्वीकृति नहीं, बलिदान का शपथ पत्र है। उस पर साक्षी साइन से नहीं, खून से होते।
हस्ताक्षर किए गए बलिदान के इस पवित्र कागज को मैं अपने माथे से लगाता हूं और गर्व के साथ ऐलान करता हूं कि महान भारत की रणचंडियां दुश्मन को ललकार रही है। उनका खून इस बात का गवाह है कि दुश्मन जल्दी पराजित होगा और हमारा देश आजाद होकर ही रहेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Were instantly killed. Japan remained steadfast in their refusal to bow to pressure. 3 days after the Hiroshima bombing, the country was still attempting relief efforts when the boxcar bomber dropped the Fat Man bomb on Nagasaki at 11:01 a.m. on August 9th. The bomb missed its intended target, but the explosion above Nagasaki killed between 40 and 75,000 people instantly. While burns and radiation poisoning were immediate health problems caused by the bombs, the effects of both explosions were felt for years to come. Cancers and other diseases plagued the population in the decades following the attacks. The American government prepared for the possibility of further nuclear attacks. जापान अमेरिका के एटम बमों की आग से झुलस कर दिल जा रहा है। रूस ने मंचूरिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वहां से जापानी सेनाएं भाग रही हैं। इधर रंगून के बाद ब्रिटिश फौज सिंगापुर की ओर बढ़ने की तैयारी में। अय्यर साहब, ये समझ नहीं आ रहा आखिर रूस ने मंचूरिया पर धोखे से हमला क्यों किया? जापान के साथ तो उसके संबंध काफी अच्छे थे। उसी लोगों का दिमाग आज तक कुछ नहीं समझ आया है। लेकिन साहब, हमारे नेताजी आज भी भारत के लिए उसकी सहायता में विश्वास कर रहे हैं। नेताजी जनकशाह आशावादी है। हो सकता है वो अभी गए जापान से उनकी मुलाकात कराई जाए। हमारे श्रीमान तो जापान की बुराई सुनने को तैयार ही नहीं है। या तो हमें ये लिखा है कि हमारा फायदा किस बात में है। रूस ने जापान पर हमला कर दिया, इसका ये तो नहीं कि हम भी रूस को अपना दुश्मन बना लें। मैं नहीं जानता था। अमेरिका और ब्रिटेन के ऊपर हुकूमत का पागलपन सवार है। वो कोई भी गलत काम करने से नहीं झुकेगा। हम समझ सकते हैं जापान के सामने समर्पण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वो मैं जानता हूँ। सामान की कमी के कारण हमारी आईएनए युद्ध समाप्ति की घोषणा कर सकती है, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। सच तो यह है कि केवल वही सेना हारती है तो खुद को हारा हुआ मान लेती है। लेकिन मान्यवर, हमें सबसे ज्यादा चिंता तो आप ही की है। यदि आप सिंगापुर में ही रहते हैं तो सैनिकों के साथ बंदी बना लिया जाएगा। लेकिन मैं तो अपने साथियों के साथ ही रहना चाहूंगा और अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध करने के अपराध में अगर मुझे बंदी बना लिया गया और गोली मारने का आदेश दिया गया तो पूरा भारत उठ खड़ा होगा और अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। कैप्टन कीमत, रेजिमेंट की लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की आपने क्या व्यवस्था की? नेताजी, सिंगापुर में लगभग 500 लड़के हैं। उनमें से कोई भी अपने माता पिता के पास नहीं जाना चाहती। वो सब अपने फौजी भाइयों के साथ गिरफ्तार रहना चाहती है। विमान वो आपको भी बुला रही है। रेजिमेंट की लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई का नाटक देख रही है। उन्होंने आपको भी नाटक देखने के लिए बुलाया है। आपके चलने से लड़कियों का हौसला बढ़ेगा। ऐसे हालात में जबकि मौत सिंक्रो बढ़ा रही है, मनोरंजन की क्या तुके? शायद यही सही समय है। मनोरंजन से हमारे दिल और दिमाग हल्के होंगे तो निर्णय लेने में आसानी होगी। श्रीमान, आपके विषय में तुरंत कुछ न कुछ निर्णय होना बहुत जरूरी है। वो मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ। आप लोग जो भी निर्णय करेंगे उसे मैं स्वीकार करूंगा। आप लोग विचार करें, मैं नाटक देखता हूँ। चलिए। उड़ा के दुश्मनों का सर जो बढ़ाए। भारत की बेटी है, हम भारत की
इसी तरह क्या मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि अपनी जापानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया है। मैं उन्हें लाने की कोशिश करता हूँ। जापान सरकार ने हमारे नेता जी को रिपोर्ट करने में क्या फैसला किया? लेकिन हमें आदेश मिला है कि नेताजी ठीक नहीं है। नेताजी कहाँ जाएंगे? टोक्यो या कहीं और? क्या निर्णय रहा? कि जापानी सेना के अधिकारी विशेष रूप से आए, उनका विचार है कि आप किसी अज्ञात स्थान पर चले जाना चाहिए ताकि आप उचित अवसर पर वापस आकर आजादी का संघर्ष पुनः प्रारंभ कर सकें। जापान सरकार का प्रस्ताव विचार करने योग्य है। क्या प्रस्ताव? सिंगापुर हवाई अड्डे पर जापानी बमों का विमान खड़ा है, उसके द्वारा आप बैंकॉक जाएंगे, वहाँ से अगले दिन सागो और आगे आप अपनी जगह की ओर उड़ान भरेंगे। हाँ भाई, आपकी पूरी जिम्मेदारी जापान सरकार की है। आप चाहें तो हम आपको दूर से लेकर मंचूरिया तक पहुँचा सकते हैं। वहाँ आप सही दूसरों से संपर्क करके कहते हैं संपर्क उठा सकते हैं। ये शायद ही ठीक रहेगा। मंचूरिया से आगे मुझे मास्को भेज दिया जाएगा और वहाँ मैं कोई नया रास्ता निकाल ही लूँगा। लेकिन श्रीमान आप अपने साथ किसको ले जाना चाहेंगे और यहाँ की व्यवस्था के लिए आपको क्या है? आप हबीबुर रहमान, कर्नल प्रीतम सिंह और गुलजार सिंह मेरे साथ वहाँ चलेंगे। मेजर आबिद हसन को हम बैंकॉक से साथ मिलेंगे। जनरल एम.बी. क्यानी हमारे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रहेंगे। आप सारी व्यवस्थाएं करवा देंगे। और हमारे सैनिकों के लिए क्या आदेश है? बहुत जरूरी आदेश है, लिखो। मेरे प्यारे वीर जवानों, दिल्ली पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं और दिल्ली पहुँचना ही हमारा लक्ष्य है। प्रवासी भारतीयों के लिए कोई संदेश? वो भी बहुत जरूरी संदेश है। देखो मेरे प्यारे देशवासियों, इस संकट की घड़ी में आपने जो हमें सहयोग किया है वो भारत के इतिहास में जरूर लिखा जाएगा। आपके सहयोग से हमारा हौसला बढ़ा है और दुश्मन का हौसला पस्त हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारत जल्दी ही स्वतंत्र होगा। जय हिंद। आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो। साथियों, मैं अपने जीवन में अनेक बार अज्ञात भविष्य की ओर यात्राएं कर चुका हूँ। इस बार फिर एक अज्ञात लक्ष्य की ओर अपना अभियान शुरू कर रहा हूँ, एक नए अग्निपथ की ओर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारत जल्दी स्वतंत्र होगा। जय हिंद। जय हिंद। आगे बढ़ बने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो है वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौन से लुटाए जा। और देखते देखते भारत के महान सपूत अमर सेनानी नेताजी सुभाष पूरे राष्ट्र में आजादी की प्राण वायु का संचार कर अंतर्ध्यान हो गए। जीवन में अनेक रोमांचकारी रहस्यों को जन्म देने वाले महानायक की मौत भी रहस्य बन गई, लेकिन उनके बाद आजादी का शंखनाद इतनी प्रखरता के साथ गूंजने लगा कि दास्ता की लंबी रात के बाद हमने आजादी का सवेरा देखा। हमारे वीर शहीदों, देश पर सर्वस्व न्योछावर करने वाले देशभक्तों सुभाष और गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के आगे अंग्रेजी सत्ता को झुकना पड़ा। लेकिन हमने अनेक खौफनाक मंजर भी देखे। देश के टुकड़े, सांप्रदायिक उन्माद, मारकाट, लूट खसोट, आग की लपटें, खून की नदियां, न जाने क्या क्या। महानायक सुभाष बार बार याद आ रहा है। क्या यही सपना देखा था उसने अपनी प्राण प्रिय भारत माता का? क्या उसकी देशभक्ति के ऊंचे आदर्श, उसके त्याग, तपस्या, साधना, बलिदान, उदात्त जीवन और राष्ट्र के नव निर्माण की संकल्पना कहीं खो गई है? सुनो सुभाष, तुम्हें फिर आना होगा। देश तुम्हें पुकार रहा है। बोलो सुभाष, बोलो। हे मेरे हिंद देश, मैं आ रहा हूँ युवाओं की शक्ति बनकर।
राष्ट्रभक्ति की अखंड चेतना बनकर, नव निर्माण का संकल्प बनकर, देश की महानता का उद्घोष बनकर, मुझे पूरा विश्वास है अज्ञानता और भेदभाव की जंजीरें टूटेंगी, अमन और चैन का आनंद घर घर बिखरेगा, वेद और पुराणों के स्वर से सृष्टि महकेगी और एक नए भारत का निर्माण होगा। अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए, नए भारत के हर एक बालक में जीवन भरने के लिए फिर से आ रहा है मां तेरा सुभाष। पात्रों का परिचय कराने से पहले मैं यहाँ स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मेजर जनरल श्रीमान अनुज माथुर जी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेना परिषद राजस्थान। स्वागत है सर आपका। हाउस द जोश। हाय सर। तो प्रॉब्लम डॉक्टर हाड़ा, श्री प्रेम सिंह जी, लेडीज, जेंटलमैन और इस महान भारत के महान भविष्य प्यारे बच्चों, आपने इस देश के महानायक का एक बहुत बेहतरीन मंचन देखा। मैं वहां बैठा था और मैं वहां जो बैठे लोग थे उनसे बात कर रहा था कि मैंने नेताजी के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत जाना है, बावजूद उसके पूरे नाटक के मंचन के दौरान रोंगटे खड़े थे। हमारे देश को आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई। भारतवर्ष के पहले राष्ट्राध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सिंगापुर में उन्होंने सरकार बनाई, पोर्ट ब्लेयर में उन्होंने तिरंगा फहराया और यहां इन्होंने थोड़ा सा अंत में छोड़ दिया कि वो अंतर्ध्यान हो गए। नेताजी अंतर्ध्यान नहीं हुए थे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसके पास उसके प्रमाण हैं। नेताजी अपनी उस उड़ान से मंचूरिया के रास्ते रूस पहुंचे थे। जो समय बताया गया है कि ब्रॉडकास्ट किए हैं दिसंबर, फरवरी, जनवरी और फरवरी, कोई संदेह ना हो। और उसके बाद कहानी कैसे बनी, कैसे हमारे डिजाइनर, इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों ने, डिजाइनर मैं बोलता हूं क्योंकि वो डिजाइनर थे, इतिहास को सही प्रकार से ना आपको बताया गया ना हमें बताया गया। हम समझते रहे कि आजादी मिल गई बिना खड़क बिना ढाल। 26,000 इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिक हताहत हुए। कितने लोगों को मालूम है? नाटक में भी शायद ये निकल के नहीं आ पाया, लिमिटेशंस होती हैं। एक किस्सा है
कुछ लोगों ने शायद सुना होगा, मेरे पास कुछ समय है, एक किस्सा मैं बताता हूं आपको, उससे क्लियर होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। सन 56 में पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे पी.बी. चक्रवर्ती, पेशे से वकील और अब गवर्नर। और उस समय उनके पास एक बड़े महान व्यक्ति आए मिलने उनसे भारतवर्ष, और उन व्यक्ति का नाम था सर क्लेमेंट एटली। और ये सर क्लेमेंट एटली जो था 1947 में जब भारत का ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जिसको कि आप आजादी कहते हैं, उस ट्रांसफर ऑफ पावर के समय वो अंग्रेज लेबर पार्टी का, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आजादी के समय था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंटली करेक्ट कोई बात हो नहीं सकती। अब चक्रवर्ती पेशे से वकील, जिज्ञासु, प्रश्न उनके दिमाग में, तब उन्होंने पूछा एटली साहब से, ये बच्चे सुने इस बात को ध्यान देख करके, सच आपको मालूम होना चाहिए, आप हैं देश का भविष्य। उन्होंने पूछा कि एटली साहब एक बात बताएं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 42 में शुरू हुआ, 44 में क्रश होकर समाप्त हो गया। क्रश मतलब उन्होंने, अंग्रेजों ने अंग्रेज सेनाएं बुला करके भारत छोड़ो आंदोलन का मलिना बना दिया था। एक भी लीडर महात्मा गांधी से लेकर के नीचे तक सीधी जबान में बात करने की अवस्था में नहीं था 1944 में। जब महात्मा से पूछा गया कि अब आपका क्या है विचार, तो उन्होंने उस समय कहा था अंग्रेजों की मदद करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यह हालत हो गई थी आपके भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों ने दूसरा विश्व युद्ध जीत लिया था। अंग्रेज अपनी ताकत के चरम पर थे। तो फिर उस पेशेवर वकील ने उनसे पूछा कि एटली भाई, फिर आप क्यों छोड़ के चले गए इन सच ए टीयरिंग हरी? आपने भारत को आजाद करा और आप छोड़ के चले गए, क्या वजह थी? तो उन्होंने 2 बार 3 शब्द कहे। पहली बार सुभाष चंद्र बोस, और दूसरा इंडियन नेशनल आर्मी। क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी और नेताजी का कमाल था। लंबी कहानी है, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, मौका दें मेरे को तो बताऊंगा मैं। लेकिन ये उनका कमाल था, और ये आजाद हिंद फौज के लोगों का इन्फ्लुएंस था कि जब सन 45 में अंग्रेज दुनिया की विश्व युद्ध को जीत करके दुनिया के चरम पर थे, तब उनकी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 80 शिप्स होते थे। 80 में से 78 शिप्स के ऊपर बगावत हुई। कोई नहीं बताएगा जबलपुर में आर्मी में बगावत हुई, एयरफोर्स में बगावत हुई। और जब यह बगावत हुई तो लॉर्ड वेवल जो यहां के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एटली को चिट्ठी लिखी कि एटली भाई, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, ना तो भारत की जनता मानने को तैयार है और सेनाओं में बगावत हो रही है, अब आप यहां रह नहीं सकते। 2 साल का टाइम है आपके पास, छोड़े हैं भारत को। और इस 2 साल में जिस भी तरीके से अपने सफेद रंग के लोगों को यहां से निकाल सकते हैं निकालें। तो ये बगावत थी असली वजह भारतवर्ष की स्वतंत्रता की, और ये बगावत इंड्यूस करी थी आजाद हिंद फौज ने और सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद नेताजी के साथ क्या हुआ, कैसे उनको टॉर्चर करके मारा गया साइबेरिया की जेल में अंग्रेजों के द्वारा।
आपकी आजादी का असली हीरो था, उसको तड़पा तड़पा करके उन्होंने मार के जमीन में चुनवा दिया, जमीन में सड़क में गाड़ दिया उसको। प्रमाण है इस बात के, समझने की जरूरत। यह आजादी बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली है। यह आजादी मिली है बहुत जबरदस्त बलिदानों के बाद। हम नेताजी को नमन करते हैं और आज की इस शानदार प्रस्तुति को हम तालियों के द्वारा उसका सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चाहती हूँ स्टेज पे श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजौर जी, पूर्व अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड, राजस्थान सरकार, और तालियों से स्वागत है सर आपका। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय मेजर साहब, डॉक्टर साहब और हमारे जितने भी बुजुर्ग बहन भाई यहाँ पधारे, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और नाटकीय इतना शानदार प्रस्तुति आदरणीय आडा साहब के नेतृत्व में पूरी टीम ने, मैं आपको बताऊं कि मैं तो बहुत कम रोता हूं, लेकिन मेरे तो आंसू थमे ही नहीं वहां बैठे बैठे, ये एक्चुअल बता रहा हूं। तो मैं सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आडा साहब ने, सॉरी अपने मेजर साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी। दो तीन बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सारी बात मेजर साहब ने भी रखी, अपने नाटक के रूप में भी देखा। ये जीवन जो है अपना, इसका 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि उस जीवन में जब कोई मनुष्य धरती पे पैदा होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को इतनी बजे, इतनी मिनट, इतनी सेकंड में पैदा हुआ लड़का या लड़की, नाम अपन बाद में कटाते। लास्ट पन्ना होता है कि जब व्यक्ति का स्वर्गवास होता है तो उस पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है कि इस तारीख को उसका स्वर्गवास हो गया। एक होता है बीच का पन्ना। बीच का पन्ना वो होता है कि व्यक्ति इस धरती पे आने के बाद उसने क्या क्या काम किए, वो सारी बातें उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होती है। और उस पन्ने को अपन समय समय पे सब लोग पढ़ते रहते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं कि कोई भी परिवार में, गांव में बूढ़ा बुजुर्ग चला गया, दाह संस्कार में अपन जाते हैं, ढाणी बांध के बैठ जाते हैं, 5 इधर, 4 इधर, 10 इधर। लेकिन वहां बैठे बैठे लोग उस टाइम पे धीरे धीरे चर्चा करते, अरे बहुत बढ़िया व्यक्ति था, न्याय करता था, लोगों की मदद करता था, कि उसके जो कर्म है ना बीच के पन्ने पे अंकित है, उसको अपन बैठे बैठे बखान करते रहते हैं। और हर मोहल्ला वाइज, गांव वाइज ऐसे व्यक्ति भी आपको मिल जाएंगे। एक आधा व्यक्ति ऐसा होता है जो सारे गांव को कभी थाने में, कभी तहसील में, कभी कहाँ टांग के रखता है, वो उसका काम ही है। ऐसे भी मिल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जब कोई जाता है, उसका स्वर्गवास होता है, उसके दाह संस्कार में तो कड़सी के नाते सब परिवार को, सबको, मोहल्ले वालों को जाना पड़ता है। लेकिन वो दाह संस्कार में जो ढाणी बांध के बैठते हैं, धीरे धीरे चर्चा करते हैं कि बहुत बढ़िया राह चला गया, सारे गांव को परेशान करता था कि उसके कर्म ऐसे लिखे हुए। इसलिए ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है।
और इस जीवन में अपने यदि किसी का भला कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, देश हित में कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन यदि कुछ भी नहीं करे तो कम से कम बुरा नहीं करना चाहिए, क्यों उस पन्ने पे पढ़ते रहेंगे लोग जो अपना कारनामा करेंगे। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है कि कुछ न कुछ अच्छा काम व्यक्ति को करना चाहिए। उस बीच के पन्ने पे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने बीच के पन्ने पे लिखाया सुभाष चंद्र बोस। ये धरती आसमान पलट हो जाएगा ना, आप और हम चले जाएंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस हमेशा जिंदा रहेंगे, उनका नाम बीच के पन्ने पे लिखा है, उसको हमेशा अपनी याद करें किसी न किसी रूप में। तो इसलिए जाना आना ये कोई खास बात नहीं है, ये तो एक प्रक्रिया है। जयपुर से एक ट्रेन चलती है, बॉम्बे जाना है, कोई रास्ते में सवाई माधोपुर उतर गया, कोई अहमदाबाद उतर गया, बहुत कम लोग होते हैं जो मुंबई तक पहुंचते हैं। तो ये एक ट्रेन का सफर है, इसमें कब आना कब जाना ये चलता रहता है। इसलिए जीवन में एक ही मनुष्य जीवन में, आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बहुत मुश्किल से मिलता है, इसमें अच्छे काम करने चाहिए। आज जैसे मोदी जी हैं, यहाँ अपने गहलोत जी विराज रहे हैं, आप यदि 2-4 लोगों से उम्मीद करें कि हमारा देश आगे बढ़ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आम आदमी का सहयोग की आवश्यकता है, और जब तक आम आदमी देश के प्रति थोड़ी बहुत भावना नहीं रखे तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूं, प्रैक्टिकल किस्सा जो मैं गया था आज के 30 साल पहले। मैं पोलैंड गया था 28 साल पहले। रात को हम खाना खा के उस परिवार में सो गए। सुबह वो लेडीज हमारे को गाड़ी लेके घुमाने के लिए लेके जा रही थी, और हम हाईवे पे चल रहे थे। चलते चलते एक लिंक रोड आई, 4 किलोमीटर अंदर जाके उस लेडीज ने पेट्रोल पंप से तेल लिया और उसी रोड से वापसी आकर के और कोई काम कुछ नहीं किया, हाईवे पे चलने लग गई। तो मेरे समझ में आई कि इसने तेल लिया और मेन रोड पे चलते ही एक पेट्रोल पंप मैंने देखा। तो मैंने कहा इतनी दूर अंदर जाके क्यों लिया, यहां से क्यों नहीं लिया। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मेरे एक मित्र थे विनोद जी, मैंने उनको कहा विनोद जी बात करो, क्वेश्चन करो इस लेडी से कि पेट्रोल और कोई काम किया नहीं तो अंदर जाके तेल क्यों लिया, मेन रोड पे पेट्रोल पंप पे से क्यों नहीं लिया। उस लेडीज ने क्या कहा, उसने कहा कि जो अंदर पेट्रोल पंप है वो हमारी कंट्री का है, और ये जो बाहर पेट्रोल पंप है ये चाइना का है, इसलिए मैंने अंदर जाके तेल लिया। मतलब 10 रुपए की प्रॉफिट मिले तो हमारी कंट्री को मिले। तो इस प्रकार से आम आदमी के विचार में आना चाहिए, सोचना चाहिए। अभी आपने हमने सबने देखा है ताजा घटना देखी अफगानिस्तान की। आज चाहे 3-3 मंजिली बिल्डिंग बना ले, जमीन खरीद ले, सोना चांदी खरीद ले, लेकिन जिसने मिसाइलें आए के पड़ेगी ना धड़ेंगे, तो फिर किस काम आनी, किसके काम आनी ये बिल्डिंगें, कैसे किसके काम आई। इसलिए मैं ये कहता हूं कि देश के प्रति जब भी कोई आवश्यकता पड़े, मैं पार्टीबाजी की बात नहीं करता, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं, लेकिन बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेतृत्व करे इस देश का, और देश के प्रति यदि वो काम करता है तो उसका अपन को मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसके साथ जुड़ के काम करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आप, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपको पता है इतने बम हीराशाही पे गिराए थे, मेजर साहब बैठे कि बच्चे लूले लगड़े पैदा होने लगे, अनाज तो बहुत दूर की बात। और उस टाइम पे एक मेजर साहब कंपनी कमांडर थे और वो अपनी तोपें लेके जा रहे थे। उस जमाने में जमीनी साधन ज्यादा होते, एक पुल के ऊपर से गुजरना था, मौके पे गए तो पुल टूटा। ये इतिहास में लिखी हुई बात बता रहा हूं, कोई भाषण नहीं दे रहा। पुल टूटा हुआ मिला, मेजर साहब के पसीना आ गया, घबरा गए कि देश का बहुत बड़ा हित होगा। पास में एक गांव था, गांव वालों को कहा मेजर साहब मेरे गांव वालों देश खत्म हो जाएगा, साथ दो। गांव वालों ने कहा मेजर साहब आप बोलिए, हम देश के लिए हर तरह से तैयार। तो बोले इतना समय नहीं है, इस खड्डे में एक आदमी पे एक आदमी सोते जाओ, धड़ाधड़ धड़ा। जैसे ये खड्डा बनेगा मैं आपके ऊपर से तोपे निकालूंगा, आपको सबको मरना है, शहीद होना है, लेकिन देश सुरक्षित रहेगा, देश की अपन बचाएंगे, देश की मदद करें। गांव वालों का हम तैयार, लाइन लगा के धड़ाधड़ उस खड्डे में सोने लगे। एक बच्चा लाइन में लगा हुआ था,
मेजर साहब की नजर पड़ी तो उसको पूछा ना तेरी एज क्या है? बोले 13 साल। परिवार में कौन है? बोले मेरी एक माँ है। तो बोले जा तेरी माँ की सेवा कर, तेरे को नहीं मरने देंगे, नहीं सही होने देंगे। वो बच्चा पास में घर था, दौड़ के अपनी माँ के पास घर जाके कहा माँ आज मैं देश के काम आना चाहता था लेकिन तेरे कारण से मैं देश में काम में नहीं आया। माँ ने कहा मैंने ऐसा क्या किया? तो उसने बताया ऐसे लाइन में लगा हुआ था और मेजर साहब ने पूछा तो मैंने कहा मेरी एक माँ है। तो बोले जो माँ की सेवा कर। उसकी माँ ने क्या किया? उठा करके मुंह में झेल लिया और बेटे को कहा जा बेटा कह दे तेरे मेजर को कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और मैं देश के काम आना चाहता हूं। वो बच्चा भी शहीद हुआ। और आज जापान की क्या हालत हो गई थी उस टाइम पे, आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व में 1 नंबर पे कंट्री। और ये हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, जब अमेरिका और हिंदुस्तान की करेंसी बराबर थी, आज हिंदुस्तान की और अमेरिका में कितना बड़ा 76 रुपए और 1 रुपए का फर्क है। इस देश का भट्टा किसने बिठाया? जब तक अपन जाति पे धर्म पे वोट डालते रहेंगे, ये करते रहेंगे तो ये देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जब तक अपन व्यक्ति को नहीं देखेंगे कि कौन व्यक्ति है, कौन देश को आगे ले जाएगा, कौन देश को आगे बढ़ा सकता है, कौन ईमानदार है, ऐसे लोगों की अपन कदर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका हमारा इस धरती पे आना व्यर्थ। आपने मुझे बुलाया, मैं सबको पुणे आडा साहब और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोग दर्शक भी यहाँ आए, बिना दर्शक के आप जानते हो नाटक क्या होता है, इसलिए आप बहुत, आपको कौन से शब्दों में जो मैं कहूँ वही मैं समझता हूँ कम है। पुनः आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। आपने जो हमसे एक प्रॉमिस लिया है तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि इस दिवाली हम जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो स्वदेशी होगी। और आज हम ये प्रतिज्ञा भी करते हैं और कोशिश करेंगे कि अपने देश के काम आए। सर आपसे मैंने तो ये सीख ली है कि मैं स्वदेशी चीज़ें यूज़ करूँगी इस दिवाली पर, तभी मेरी हैप्पी दिवाली होगी। थैंक यू सर। और अनु सर आपने देश की बातें जो बोली है, इतनी मतलब सुभाष जी के जीवन के बारे में जो आपने बताया कि उनको सिर्फ दफना दिए गए, बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे दिल से बहुत ही दुख हुआ इस चीज़ को सुनकर कि हम उनको बचा नहीं पाए। लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर हम ये कोशिश करेंगे कि उनको वापस जिंदा रख पाएँ और उनको वो सम्मान वापस दिला पाएँ इस प्ले के जरिए कि जो उन्होंने देश के लिए शहीद हुए हैं, वो उनका वो नाम नहीं है अभी वहाँ पर, वो वहाँ तक पहुँचेगा सर, ज़रूर पहुँचेगा आप सबके सहयोग के साथ। और अब हम अर्चना दीदी को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। अर्चना दीदी प्लीज आ जाइए। अरे आपसे भी सुनना है दी, सेल्फी के लिए आ जाइए दी। सर प्लीज आप भी आइए। सुनना नहीं है। बाजोर साहब, अनुज जी, माथुर साहब, बहुत उद्वेलित हो रही हूँ इस सारी प्रस्तुति को देख के, और उससे ज़्यादा उद्वेलन मुझे हो रहा है माथुर साहब और बाजोर साहब को सुन के। मुझे लगता है आज ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है जो हमारे अंदर सोई हुई जो एक शक्ति है उसको जगा सके। और बाजोर साहब ने तो बहुत ही खूब कहा कि हम जितना ज़्यादा समर्पित होंगे देश के लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए, उतना ही ज़्यादा ऊपर उठेगा हमारा देश और हम सब। और 2 लाइन मुझे नानक साहब की यहाँ याद आ रही हैं। नानक छोटे हुए रहो, नानक छोटे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, नानक छोटे हुए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बिरख कट जाएंगे दूब खूब की खूब। शुक्रिया। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। ये हो जाए बहुत ही सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे